Hello my dear students, welcome back to the class of physics by Anwar sir, where every learning is enjoyable. और आज हम पढ़ेंगे कि किसी भी बॉडी यानी किसी भी वस्तु को जो है वो हम कैसे चार्ज कर सकते हैं, ठीक है ना। यानी बेसिकली हम आज पढ़ने जा रहे हैं कि चार्जिंग के मेथड क्या क्या है, और इसके बाद में हम पढ़ेंगे आज के लेक्चर का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है कूलम्स लॉ, ठीक है। तो बात करेंगे चार्जिंग के मेथड की, लेकिन उससे पहले हम जो है वो प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या क्या डिस्कस किया फटाफट जो है वो उसका क्विक रिवीजन कर लेते हैं 2 मिनट में। तो हमने पढ़ा था कि एक तो चार्ज की डेफिनेशन पढ़ी थी, ठीक है ना। चार्ज क्या है, बेसिकली इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है फंडामेंटल पार्टिकल्स की, ठीक है ना। फंडामेंटल पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ठीक है ना। न्यूट्रॉन भी होता है, लेकिन न्यूट्रॉन जो है वो क्या होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, यानी उदासीन होता है। तो हमने जो है वो चार्ज के टाइप्स ही पढ़े थे, 2 टाइप के होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, ठीक है। उसके बाद में हमने चार्ज की ऐसा यूनिट भी पढ़ी थी जो कूलम होती है, सीजीएस यूनिट पढ़ी थी, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। उसके बाद में हमने जो है वो इनके बीच में रिलेशन भी पढ़ा था, ठीक है ना। और फिर उसके बाद में हमने पढ़ा था कि प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी, है ना। मेन जो क्या पढ़ा था, हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी। और हमने और हमने मास भी पढ़े थे कि इलेक्ट्रॉन का क्या मास क्या होता है, वो भी मैंने आपको वैल्यूज़ बताई थी, याद रखने के लिए मैंने आपको बोला था। और फिर हमने पढ़ा था कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्जेस, ठीक है ना, कि आगे इसके क्या क्या गुणधर्म है। फर्स्ट प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी एडिटिव प्रॉपर्टी, बहुत ही सिंपल प्रॉपर्टी है, उसके बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। यानी किसी भी सिस्टम के अंदर जितने भी चार्ज रखे होते हैं हम उनको क्या करते हैं, उन सबको ऐड कर देते हैं, ठीक है ना। सिंपल सा जो है वो बीजगणितीय योग करते हैं, यानी जो है वो एल्जेब्रिक सम कर देते हैं ना। सेकंड प्रॉपर्टी जो इंपॉर्टेंट थी वो हमने पढ़ी थी कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ठीक है ना। उसमें हमने ये पढ़ा था कि किसी भी वस्तु पे जो चार्ज होता है ना, किसी भी वस्तु पे जो चार्ज होता है वो इलेक्ट्रॉन का पूर्ण गुणज होता है, यानी इंटीजर मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्ज, यानी कि इलेक्ट्रॉन, ठीक है। क्वांटाइजेशन मीनिंग अभी भी समझते हो कि क्वांटा यानी होता है, उनको हम बोलते हैं पैकेट्स, ठीक है ना। पैकेट्स के फॉर्म में होता है चार्ज। और फिर उसके बाद में हमने फॉर्मूला भी पढ़ लिया था चार्ज का, क्या होता है, Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एनी वेयर एन जो है वो क्या था, इंटीजर, ठीक है ना, पूर्णांक, और Q क्या है, चार्ज। उसके बाद में हमने थर्ड प्रॉपर्टी पढ़ी थी, वो पढ़ी थी कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ठीक है ना, आवेश का संरक्षण। और ये भी बेसिक प्रॉपर्टी है कि चार्ज को जो है वो ना ही तो हम क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बस जो है वो इसको हम क्या कर सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और किसी भी आइसोलेट सिस्टम का जो चार्ज हो वो क्या रहता है, कंजर्व रहता है, यानी सुरक्षित रहता है। और एग्जांपल भी मैंने आपको बता देता हूँ। और लास्ट फाइनल एक प्रॉपर्टी हमने ये भी पढ़ी थी कि जो चार्ज है वो स्पीड पे डिपेंड नहीं करता है, बट मास जो है वो स्पीड पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। जैसे स्पीड बढ़ती मास भी क्या हो जाता है, इंक्रीज होता जाता है, ठीक है ना। यानी कि चार्ज जो है चाहे रेस्ट पे हो चाहे मोशन में हो, चार्ज की वैल्यू कभी नहीं बदलती है, लेकिन मास जो है वो अगर रेस्ट पे है और अगर वो मूव कर रहा है तो मूविंग जो मास होता है वो ज़्यादा होता है हमेशा किससे, रेस्ट से, ठीक है। और अब स्टार्ट करते हैं हम कि चार्जिंग के जो है वो मेथड क्या क्या है। तो फर्स्ट मेथड मेरे पास में है कौन सा, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, यानी घर्षण के द्वारा जो है वो हम किसी 2 वस्तुओं को कर सकते हैं, हम चार्ज कर सकते हैं। तो इसको तो पढ़ेंगे, लेकिन पहले समझते हैं कि कैसे, ठीक है ना। ये तो वही जो मैं समझाऊंगा वही लिखा हुआ है। चलिए, तो मेरे पास में मान लो कि 2 जो है वो बॉडी है, ठीक है ना। एक ये बॉडी है और एक ये बॉडी है मेरे पास में, ठीक है ना। दोनों बॉडी क्या है मेरे पास में, न्यूट्रल है। दोनों ही बॉडी मेरे पास में क्या है, न्यूट्रल है, यानी उदासीन है। क्लियर, आगे बात समझ में, ठीक है। ये बॉडी ए है मेरे पास में और ये बॉडी बी। इन दोनों बॉडी को मैंने लिया, ठीक है ना, इन दोनों बॉडी को मैंने लिया। और बेसिकली ये जो बॉडीज होती है वो क्या होती है, वो इंसुलेटर होती है, ठीक है ना। इंसुलेटर यानी विद्युत रोधी, ठीक है ना। आप अच्छे से समझते हो विद्युत रोधी, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि जैसे कि मान लो ये मेरे पास में 2 जो है वो बॉडी है जो क्या न्यूट्रल है और इंसुलेटर, इनको मैंने क्या किया, आपस में रब किया, ठीक है ना। रब यानी रगड़ना आपस में। तो इससे क्या होगा, यानी ये बेसिकली क्या हो रही है, काइनेटिक एनर्जी हो रही है। और इस काइनेटिक एनर्जी से क्या जनरेट होती है, इससे जनरेट होती है थर्मल एनर्जी, ठीक है ना। काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा से क्या बनती है, थर्मल एनर्जी यानी तापीय ऊर्जा। उस तापीय ऊर्जा से क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों का क्या होता है, ट्रांसफर होता है। प्रोटॉन तो हो नहीं सकते, क्योंकि अगर मैंने आपको वैसे भी मैंने कल के लेक्चर में भी आपको बताया था कि जो एटम का जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है उसमें जो फ्री होते हैं मूव करने के लिए वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। तो इलेक्ट्रॉन को क्या मिलती है, जैसे ही एनर्जी मिलती है तो जो आउटर मोस्ट सेल यानी जो बाह्यतम कोश के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या होता है, जो है वो वहाँ से निकलने के लिए फ्री होता है, ठीक है ना।
तो मान लो इनको आपस में मैंने रगड़ा और कुछ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, यहाँ से इस तरफ शिफ्ट हो गए, यहाँ से इस तरफ शिफ्ट हो गए। अब ये शिफ्ट इससे इसमें हुए, जरूरी नहीं है कि इससे इसमें भी हो सकता है। आ रही बात समझ में? ये डिपेंड करता है कि मटेरियल कैसा है आपके पास में, यानी कौन ज़्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, कौन ज़्यादा इलेक्ट्रो निगेटिव है, ये डिपेंड करेगा। ठीक है ना। तो जब हमने इनको आपस में रब किया तो यहाँ से क्या जनरेट हुई, थर्मल एनर्जी। यहाँ से क्या जनरेट हुई, थर्मल एनर्जी, यानी कि तापीय ऊर्जा, यानी तापीय ऊर्जा। इससे क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या हो जाएंगे, निकलने के लिए तैयार हो जाएंगे। ठीक है ना, फ्री हो जाएंगे मूव करने के लिए। तो वो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, यहाँ से इस तरफ चले जाएंगे। ठीक है। अब एक चीज और ध्यान रखना कि जब ये बॉडीज जो चार्ज होगी वो इक्वली चार्ज होगी। कैसे? मान लो कि अगर यहाँ से जो है 5 इलेक्ट्रॉन निकल के इस तरफ आ गए, यहाँ से 5 इलेक्ट्रॉन निकल के इस तरफ आ गए, तो इसका मतलब यहाँ पे चार्ज क्या हो गया, -5e, और यहाँ पे चार्ज कितना हो गया, +5e। आ रही बात समझ में? क्योंकि पहले तो दोनों ही क्या थे, न्यूट्रल थे ना। तो जितना इलेक्ट्रॉन इस पे आए तो यहाँ पे क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन बढ़ गए, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, कम हो गए। तो इसका मतलब इस पे चार्ज कितना हो गया, -5e, और इस पे कितना हो गया, +5e। ठीक है ना। मैग्नीट्यूड तो दोनों का क्या है, सेम ही है। हाँ, तो एक चीज मैं बता रहा था। अब एक और चीज, अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं तो क्या मास भी ट्रांसफर हुआ है? सोच के देखो, आप एक बार सोचिए जरूर। मैंने आपको पहले ही बताया था कि चार्ज इज ऑलवेज रिलेटेड टू मास। मैंने एक चीज बताई थी, चार्ज इज ऑलवेज रिलेटेड टू मास, यानी जिसके पास चार्ज है इसका मतलब उसके पास मास जरूर है। यानी किसी बॉडी के पास चार्ज है इसका मतलब उसके पास क्या है, मास जरूर है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि किसी बॉडी के पास मास है तो उसके पास चार्ज हो, ये पॉसिबल नहीं है। एग्जाम्पल, न्यूट्रॉन को ले लो। न्यूट्रॉन क्या होता है, उस पर कोई चार्ज होता है क्या? वो तो पहले से न्यूट्रल है, लेकिन उसका मास जरूर होता है। वो कितना, प्रोटॉन के इक्वल होता है, लगभग 1.67 × 10⁻⁻27 kg। तो मैं यही बताना चाह रहा था कि अगर मान लो यहाँ से इलेक्ट्रॉन इसमें आए हैं तो मास का भी क्या हुआ है, ट्रांसफर हुआ है। तो मान लो कि बाद में ये बॉडी और एक ये बॉडी, तो यानी इस पर तो चार्ज कौन सा हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, और ये बॉडी क्या हो जाएगी, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी। अब इस बॉडी का क्या हो जाएगा, मास जो है वो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा, लेकिन इस बॉडी का मास क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे तो ये मास की मैंने बात बता दी, लेकिन अब बॉडी की बात करें तो ये बॉडी क्या हो गई, निगेटिवली चार्ज, ये बॉडी क्या हो गई है, पॉजिटिवली चार्ज। तो यही चीज जो है वो मैंने यहाँ पे लिखी है कि व्हेन टू बॉडीज आर रब्ड अगेंस्ट ईच अदर, यानी जब हम किन्हीं दो बॉडी को आपस में रगड़ते हैं तो देन द थर्मल एनर्जी इज जनरेटेड, यानी तापीय ऊर्जा क्या होती है, वहां पे जनरेट होती है। ठीक है ना। ड्यू टू दिस, इसके कारण इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, ट्रांसफर हो जाते हैं फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, यानी एक बॉडी से दूसरी बॉडी में क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाता है। नाउ द बॉडी विच लॉस इलेक्ट्रॉन गेट्स अ पॉजिटिव चार्ज। मैंने पहले ही बताया था कि जिस बॉडी में इलेक्ट्रॉन की कमी होगी वो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव चार्ज। एंड बॉडी विच गेन्स इलेक्ट्रॉन, यानी जो बॉडी इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रही है वो क्या हो जाएगी, नेगेटिव चार्ज। सिंपल है, जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो तापीय ऊर्जा उत्पन्न होती है। इसके कारण किसी एक वस्तु से दूसरी वस्तु में इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हो जाता है, और जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है वो पॉजिटिव चार्ज हो जाती है, एंड जिसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाती है वो बॉडी क्या हो जाती है, नेगेटिव चार्ज हो जाती है। आगे बात में बहुत ही सिंपल मेथड है, फ्रिक्शन। ठीक है ना। तो चलिए फटाफट इसको नोट करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं सेकंड मेथड पे जो है चार्जिंग बाय कंडक्शन। नाउ स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं हम चार्जिंग के सेकंड मेथड की, जो है चार्जिंग बाय कंडक्शन। सेकंड कौन सा है, कंडक्शन। फर्स्ट पढ़ लिया हमने बाय फ्रिक्शन, नाउ है बाय कंडक्शन, यानी कि चालन या स्पर्श द्वारा आवेशन। ठीक है। इसको हम बोल सकते हैं बाय डायरेक्ट कांटेक्ट, एक ये भी आप याद रखना। ठीक है ना। डायरेक्ट कांटेक्ट यानी किसी भी दो जो बॉडी है या कंडक्टर है उनको क्या करते हैं, आपस में टच करवाते हैं। तो देखिए इस मेथड में हम जो है वो क्या करते हैं, मान लो मेरे पास में एक ही कंडक्टर है, और ये कंडक्टर क्या है, चार्ज कंडक्टर है, और वो भी कौन सा, पॉजिटिवली चार्ज है। नेगेटिव भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है ना। तो ये मेरे पास में है चार्ज कंडक्टर। कौन सा कंडक्टर, चार्ज कंडक्टर, यानी आवेशित चालक। आवेशित चालक। अब मैंने क्या किया, मेरे पास में एक दूसरा कंडक्टर है जो क्या है, अनचार्ज कंडक्टर।
अनचार्ज कंडक्टर। अनचार्ज कंडक्टर यानी अनावेशित चालक। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर ये अनावेशित चालक है इसका मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन जीरो है, क्या मैंने सही बोला है? ये अनचार्ज कंडक्टर है इसका मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन जीरो है? नहीं, जितना इलेक्ट्रॉन है यानी जितने इलेक्ट्रॉन है उतने ही क्या है, प्रोटॉन है। आपको पता ही है कि अगर कोई बॉडी न्यूट्रल होती है तो वो क्या होती है, यानी जितना उसमें क्या है पॉजिटिव है उतना ही क्या है नेगेटिव है। ये ध्यान रखना, सारी बात समझ में। इसमें इलेक्ट्रॉन है लेकिन उतने ही क्या है, प्रोटॉन भी है, ठीक है ना। तो ये मेरे पास में क्या है, अनचार्ज कंडक्टर है, ठीक है। अब ये कंडीशन जो है वो कंडक्शन से पहले की है। हमारी बात में अभी तक हमने जो है कंडक्शन नहीं करवाया, ठीक है ना, अभी हमने इनको कांटेक्ट नहीं करवाया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इन दोनों बॉडी को क्या कर रहा हूँ, आपस में टच करवा रहा हूँ। ये कुछ इस तरीके से, ये एक बॉडी और ये दूसरी। तो ये तो मेरे पास में पॉजिटिवली चार्ज थी, तो जब हम इनको जब मैं इस अनचार्ज बॉडी को इसके पास में लेके आता हूँ और इसको इससे टच करवाता हूँ तो ये बॉडी भी क्या हो जाती है, चार्ज हो जाती है, यानी इस पर भी क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। सारी बात समझ में। फिर हम क्या करते हैं, दोनों ही बॉडी को क्या करते हैं या दोनों ही कंडक्टर को क्या करते हैं, हम अलग अलग कर लेते हैं। ये तो मेरे पास में पॉजिटिव चार्ज था ही और ये भी क्या हो गया, पॉजिटिवली चार्ज हो गया, ठीक है। तो ये जो कंडीशन है ये वाली, ये क्या है मेरे पास में, बिफोर कंडक्शन, यानी चालन से पहले। और ये वाली जो सिचुएशन है वो मेरे पास में है आफ्टर कंडक्शन। आफ्टर कंडक्शन यानी चालन के बाद। आगे बात समझ में। अब एक डाउट थारे मन में आया होगा कि क्या सर दोनों ही बॉडी पे इक्वल चार्ज है क्या? सारी बात समझ में। मान लो कि इस बॉडी पे कुछ चार्ज था, ये मेरे पास में अनचार्ज बॉडी है, जब मैंने इसको टच करवाया तो इसका मतलब इस पे भी चार्ज चला गया, तो इसका मतलब इसमें चार्ज क्या हो गया, थोड़ा बहुत कम हो गया ना। सारी बात समझ में। तो अब मुझे ये बताओ कि क्या दोनों पे चार्ज सेम है या अलग अलग है? तो अब इसका आंसर मैं आपको बताता हूँ। ये नोट पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर दोनों ही कंडक्टर का शेप, साइज और मटेरियल यानी आकृति, आकार और पदार्थ अगर ये सेम है, अगर दोनों ही कंडक्टर का, तो इसका मतलब दोनों कंडक्टर पे चार्ज क्या होगा, इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होगा, यानी दोनों ही कंडक्टर पे चार्ज किया जाएगा, सेम चार्ज हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है इफ शेप, साइज, मटेरियल ऑफ बोथ कंडक्टर इज सेम, अगर दोनों ही कंडक्टर का शेप, साइज और मटेरियल सेम है तो देन आफ्टर कंडक्शन द चार्ज विल बी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट ऑन बोथ कंडक्टर। यानी कि यदि चालकों की आकृति, आकार तथा पदार्थ समान हो तब चालन के बाद चालकों पर बराबर बराबर आवेश वितरित होते हैं। अगली बात समझ में। फॉर एग्जाम्पल, इतना तो लिख लिया होगा आपने, इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल ध्यान से देखना, ये मेरे पास में एक कंडक्टर, ये मेरे पास में दूसरा कंडक्टर, ठीक है ना। मान लो कि इस पे चार्ज है वो कितना, वो है 2q, क्लियर। और इस पे मैंने मान लिया कि चार्ज है कितना, -q। अब मैंने क्या किया, इन दोनों को टच करवा दिया, इन दोनों को टच करवाया और वापस क्या किया, उन्हें मतलब जो है वो वापस उन्हें डिस्टेंस पर रख दिया, उतनी डिस्टेंस पर जो है मैंने उनको वापस रख दिया। अब बताइए कि दोनों पे चार्ज कितना है। तो सिंपल सा है, दिमाग में एक चीज याद रखना, अगर दो कंडक्टर हो तो दोनों को क्या करो, जोड़ दो, डिवाइडेड बाई कितने हैं मेरे पास में, 2 है, तो इसका मतलब 2q - q, तो ये हो जाएगा मेरे पास में q/2। तो इसका मतलब जब आपने इनको कंडक्शन करवाया तो उसके बाद में इन पे चार्ज कितना हो गया, बराबर बराबर, यानी कितना हो गया, q/2 चार्ज हो गया। अगर मान लो 3 बॉडी होती, अगर 3 कंडक्टर होते हैं तो क्या करते हैं हम, तीनों को जोड़ के डिवाइडेड बाई 3, 4 होते तो क्या करते हैं हम, चारों को जोड़ के डिवाइडेड बाई 4। आरी बात समझ में। ये हम कब करेंगे, ये हम कब करेंगे, जब उनका शेप, साइज और मटेरियल अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ हो, अगर सेम है, तभी हम जो है वो ऐसा करते हैं। आरी बात समझ में। अगर अलग अलग हो गए तो वो डिपेंड करेगा कि कौन सा जो है वो, मतलब कौन सी बॉडी ज़्यादा चार्ज होगी, कौन सी बॉडी कम चार्ज होगी, वो बाद की बात है। लेकिन
आपको जो है वो आपके सिलेबस में यही है कि इसी मतलब इसी ही नोट पॉइंट पे बेस मैं आपको बता रहा हूँ, इसी पे ही क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। तो जब हम कुलम्ब्स लॉ पढ़ेंगे उसके बाद में मैं ऐसे क्वेश्चन लूँगा तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है ना। तो इस जो मेथड है चार्जिंग का, इसको आप दिमाग में हम जो है वो याद रखना, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तो ध्यान से देखना, ये मैंने क्या बताया, पहले बता देता कि ये दोनों बॉडी क्या है, सेम है, ठीक है ना। इनका सेम साइज और मटेरियल सेम है, इस पे चार्ज इतना है, इस पे इतना है। अब मैंने इनको क्या क्या टच करवाया, बताइए कि बाद में इनके जो है वो कितना चार्ज है। तो कुछ नहीं करना है, दोनों ही चार्ज को ऐड कर दो। अगर 2 कंडक्टर है तो डिवाइडेड बाई 2, 3 है तो डिवाइडेड बाई 3, सिंपल सी बात। तो फटाफट इसको नोट करिए, फिर हम अपना लास्ट मेथड पढ़ते हैं, चार्जिंग बाई इंडक्शन। सो स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं हमारे लास्ट मेथड की। जो चार्जिंग का लास्ट मेथड है वो है चार्जिंग बाय इंडक्शन, यानी कि प्रेरण द्वारा आवेशन। अब देखिए इस मेथड में जो है वो हम क्या करते हैं, इससे पहले वाले मेथड में हमने पढ़ा था कि जो चार्जिंग करते हैं वो हम कैसे, कंडक्शन के द्वारा, यानी कि दोनों बॉडी को आपस में कांटेक्ट यानी टच करवा के। नाउ इस मेथड में हम चार्जिंग करने वाले हैं दो बॉडी को विदाउट कांटेक्ट, विदाउट कांटेक्ट। अब हम दोनों बॉडी को क्या करेंगे, टच नहीं करवाएंगे। तो देखिए इस मेथड में हम जो है वो क्या करते हैं, ठीक है ना, बिना स्पर्श, ठीक है। सो ये मेरे पास में, मान लो कि ये बॉडी है मेरे पास में, ठीक है, ये मेरे पास में बॉडी है। और अब मैं ये चाहता हूं कि मुझे इस बॉडी को क्या करना है, निगेटिवली चार्ज करना है। अभी तो ये क्या है, न्यूट्रल है, अभी तो ये न्यूट्रल है ना, अनचार्ज बॉडी है, अनावेशित बॉडी है या कंडक्टर है, जो भी है। तो मुझे क्या करना है, इसको नेगेटिवली चार्ज करना है। तो अब देखो मैं क्या करूंगा, आप पॉजिटिव भी कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। तो मैंने क्या किया, इसके पास में एक कंडक्टर लेके आया, इसके पास में क्या कर रहा हूँ, एक कंडक्टर लेके आ रहा हूँ, और ये क्या है, चार्ज्ड है। क्या है, चार्ज्ड है। तो इसका मतलब चार्ज है, तो मैंने इसमें मान लिया कि ये कौन सा है, पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है ना। अगर बॉडी को नेगेटिव चार्ज करना है तो इसके पास में कौन सा लेके आएंगे, पॉजिटिवली चार्ज। अगर इसको पॉजिटिवली चार्ज करना है तो इसके पास में क्या लेके आएंगे, नेगेटिवली चार्ज बॉडी लेके आएंगे। सिंपल सी बात है। आगे बढ़ते हैं, अब ध्यान से देखना, अगर ये बॉडी न्यूट्रल है तो इसका मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन भी है और प्रोटॉन भी है, लेकिन दोनों बराबर है। यही तो होता है कोई बॉडी न्यूट्रल होती है तो क्या होगा कि जब ये बॉडी इसके पास में आएगी, ये कंडक्टर या ये कंडक्टर या बॉडी ये जब इसके पास में आएगी, तो आपको पता है कि इसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है। तो जब इसके अंदर जो पॉजिटिव चार्ज होंगे वो इसको देख के क्या करेंगे, दूर भागेंगे, सिंपल सी बात है। और नेगेटिव चार्ज क्या करेंगे, इसके पास में आएंगे। तो यानी इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या हो जाएंगे, इसके पास आ जाएंगे, और पॉजिटिव चार्ज वो इस तरफ चला जाएगा, सीधी सी बात है, ठीक है ना। अच्छा भाई, अब आप क्या करेंगे, अब हम आगे, ये पॉजिटिव चार्ज, ये बॉडी, ये नेगेटिव चार्ज, और ये पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि ये जो मेरे पास में इस तरफ वाला चार्ज है, इसको हम क्या करेंगे, अब हम ग्राउंड कर देंगे, यानी अर्थ करवा देंगे। ये लो, ये मैंने क्या किया, इसको अर्थ करवा दिया। अच्छा भाई, इसको करने से क्या हुआ कि आपको पता है कि अर्थ है, तो अर्थ में क्या है, ओशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि ओशन यानी सागर बोलते हैं, ठीक है ना, ओशन को। इलेक्ट्रॉन यानी इस अपने धरती माता में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन, तो वो क्या करेगी, जब हम इसको राउंड करेंगे तो ये देखेगी कि अच्छा भाई आपके पास में पॉजिटिव चार्ज है, तो मैं आपको जो है वो इलेक्ट्रॉन दे देती हूँ, आप क्या हो जाओ, न्यूट्रल हो जाओ। आ रही बात समझ में। तो धरती माता क्या करेगी, इसको इलेक्ट्रॉन देगी, इधर वाला चार्ज पॉजिटिव और ये निगेटिव, ये वाला पोर्शन क्या हो जाएगा, अब न्यूट्रल हो जाएगा। आ रही बात समझ में। पॉजिटिव निगेटिव मिलके क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, और धीरे धीरे ये जो नेगेटिव चार्ज है वो क्या हो जाएगा, पूरी ही बॉडी पे चला जाएगा। तो अब बाद में जो है वो इस तरीके से ये पॉजिटिव चार्ज मेरे पास में, और इस बॉडी पे क्या हो जाएगा, अब नेगेटिव चार्ज। तो ये इस तरीके से जो है वो हम जो अनचार्ज बॉडी है उसको हम क्या करते हैं, चार्ज करते हैं। आई होप आपको जो है वो मेथड समझ में आ गया होगा ना। एक और मेथड है, उसको भी आप देख लो। इसमें हम क्या करते हैं, मान लो ये मेरे पास में एक बॉडी है ए, ठीक है। अब मान लो कि मैं इसको करना चाहता हूँ क्या, पॉजिटिव चार्ज करना चाहता हूँ, चलो ठीक है, इसको मुझे क्या करना है, पॉजिटिवली चार्ज करना है। तो मैं क्या करूँगा, इस एक और दूसरे कंडक्टर, ये नेगेटिवली चार्ज जो कंडक्टर है उसको क्या करूँगा, मैं इसके पास में लेके आऊँगा, सही है, इसके पास में लेके आया। अब वही बात कि इसके जो नेगेटिव चार्ज होगा वो क्या हो जाएगा, इससे रिपेल करेगा, ठीक है ना, मतलब प्रतिकर्षित होगा, वो इस तरफ चला जाएगा नेगेटिव चार्ज, और पॉजिटिव चार्ज क्या आ जाएगा, इसके पास में आ जाएगा, सही बात है। अब हम क्या करेंगे, अब ध्यान से देखना, अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, एक दूसरी बॉडी
जो क्या है अनचार्ज है, उसको क्या करता हूँ मैं इसके पास में लेके आता हूँ और इससे क्या करवा देता हूँ, इससे टच करवा देता हूँ। इससे मैंने क्या किया, इसको टच करवा दिया। अब यहाँ पे आपको पता होगा कि जब हम किन्हीं दो बॉडी को टच करते हैं तो वो कौन सा मेथड हो जाता है, चार्जिंग बाय कंडक्शन, यानी चालन द्वारा आवेशन। तो जब मैंने इसको इससे टच करवा दिया इस साइड से, तो क्या होगा, इसका जो नेगेटिव पार्ट जो चार्ज है वो क्या हो जाएगा, इस पर भी कुछ चला जाएगा। अरे बात समझ में, इसका नेगेटिव पार्ट सॉरी इसका नेगेटिव वाला जो चार्ज है वो क्या होगा, इस तरफ चला जाएगा धीरे धीरे करके। तो इसका मतलब बाद में हम क्या करेंगे, इनको सेपरेट कर देंगे, यानी क्या करेंगे, इनको सेपरेट यानी अलग अलग कर देंगे। तो अलग अलग करने के बाद में क्या होगा, इसको ध्यान रखना, इसको छोड़ना मत। इसको जब तक, अगर आपने इसको छोड़ दिया तो फिर ये वापस क्या हो जाएगा, अपनी जगह पे चले जाएंगे, क्योंकि जब तक इसके पास रहेगा तो ये जो नेगेटिव चार्ज क्या होगा, इससे रिपेल रहेगा। अरे बात समझ में, और पॉजिटिव चार्ज इसके पास में रहेगा। ठीक है, तो ये तो बॉडी तो नेगेटिव चार्ज है ही। अब क्या होगा कि ये बॉडी क्या हो गई मेरे पास में, पॉजिटिव चार्ज, यानी ये वाला चार्ज जो धीरे धीरे क्या हो गया, इस पूरे ही बॉडी पे ट्रांसफर हो गया, मतलब इस पे डिस्ट्रीब्यूट हो गया, ट्रांसफर तो क्या डिस्ट्रीब्यूट हो गया। और ये वाली बॉडी, इसको मैंने क्या किया, अलग कर दिया, तो इस पे चार्ज कौन सा चला गया, नेगेटिव चार्ज चला गया। तो ये बॉडी मेरे पास में ये थी, ये बॉडी मेरे पास में ये थी। आगे बात समझ में, तो ये तो क्या था, चार्ज था, ठीक है, आवेशित। ये वाला कंडक्टर मेरे पास में क्या था, आवेशित, ठीक है, और ये न्यूट्रल अनावेशित। तो आई होप आपको ये मेथड भी जो है समझ में आ गया होगा। तो फटाफट नोट करिए इसको, फिर हम आगे बढ़ते हैं। हमारा मेन टॉपिक आज का कूलम्स लॉ, सबसे इंपॉर्टेंट, फटाफट नोट करिए। सो स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक पे, जो है हमारा कूलम्स लॉ, और सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है आज के लेक्चर का। तो ध्यान से समझना इसको, आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो अब समझते हैं कि कूलम्स लॉ को। तो पहली बात तो ये कि कूलम्स लॉ क्या बताता है हमें। कूलम्स लॉ हमें बताता है कि दो चार्जेस के बीच में क्या इंटरेक्शन है। आगे बात समझ में, कूलम्स लॉ बेसिकली हमें ये बताता है कि दो आवेशों के मध्य क्या इंटरेक्शन होता है। फॉर एग्जांपल, मेरे पास में दो चार्ज है, एक चार्ज ये रहा, एक चार्ज ये रहा, और दोनों ही चार्ज क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। ध्यान से सुनना मेरी बात को, दोनों ही चार्ज क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। आप खुद बताइए कि दोनों पास आएंगे या दूर जाएंगे। ऑब्वियसली आपका आंसर ये आया होगा कि दोनों क्या होंगे, दूर जाएंगे। तो इसका मतलब इसने ऐसी कोई चीज़ अपने में से जनरेट की जिसके कारण इस पर फोर्स लगा, उसको हम बोलेंगे क्या, उस चीज़ को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके हम आगे स्टडी करेंगे। आगे बात समझ में, ठीक है ना। तो दो चार्जेस थे, इसका दोनों क्या लगे, दूर भागे, इसका मतलब, लेकिन ये भी देखो कि दोनों को क्या मैंने टच करवाया था, नहीं करवाया, लेकिन फिर भी क्या होगा, फोर्स लगा। और मैंने आपको पहले ही बताया था कि यहाँ पे हमें जो है वो चीज़ें क्या करनी पड़ेगी, इमेजिन करनी पड़ेगी। आ रही बात समझ में, ठीक है। तो क्या ये सेम वैसी चीज़ है जैसी हमारी धरती माता करती है। अगर मान लो मेरे पास में यहाँ बॉल, अगर मैं उसको छोड़ूँ तो बॉल कहाँ जाएगी, नीचे तो जाएगी। ऐसा थोड़ी है कि धरती माता से हाथ निकल के आता है और वो अपनी तरफ खींच लेती है। आ रही बात समझ में, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। हाँ, तो मैं ये बता रहा था कि दो चार्ज रखे थे, उन पर फोर्स लग रहा था। अब वो कितना फोर्स लग रहा था वो बताया था किसने, कूलम। आ रही बात समझ में, देख मैं समझाता हूँ तुझे, बहुत सिंपल सा है। आ रही बात समझ में, तुझे समझ में आएगा, ध्यान से देख, इधर देख। दो चार्ज लिए मैंने, ठीक है ना, दोनों पॉजिटिव चार्ज लिए, ये Q1 और ये Q2, क्लियर, ध्यान से समझना। दो चार्ज है मेरे पास में, प्लस Q1 और प्लस Q2। अब मुझे क्या करनी है, इनकी फोर्स की डायरेक्शन पता करनी है, ठीक है ना। फोर्स की डायरेक्शन पता करनी है क्या है, तो करना कुछ नहीं, किसी एक को पकड़ लो। अरे बात समझ में, मान लो मैंने इसको पकड़ा, तो दूसरा चार्ज इधर भागेगा, उधर तो फोर्स की डायरेक्शन होगी। अरे यार नहीं आया समझ में, ध्यान से फिर से सुन। किसी एक को पकड़ लो, दूसरा चार्ज जिधर भागेगा उधर ही तो फोर्स लगा होगा, इसके कारण इसने उधर ही तो फोर्स लगाया होगा इस पे। तो इसका मतलब दोनों क्या चार्ज है, पॉजिटिव। इसको पकड़ लिया, अब इसको देख, ये पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, यानी प्रतिकर्षण होगा। तो इसका मतलब ये किधर भागेगा, इधर ही तो भागेगा। और इस पे फोर्स को अपन कैसे लिखते हैं कि फोर्स ऑन टू, सेकंड चार्ज है, ड्यू टू वन। अरे बात समझ में, फोर्स ऑन चार्ज टू ड्यू टू वन, यानी दूसरे चार्ज पे बल लगा है किसके कारण, पहले चार्ज के कारण। इसी तरीके से अब इसकी बात कर लेते हैं, इसको पकड़ लो। अब ये किधर भागेगा, इसको देख के, बिकॉज ये भी पॉजिटिव, तो ये भागेगा इधर। तो इसका मतलब ये क्या होगा, फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू। आगे बात समझ में, सिंपल है। अगर मान लो तो दोनों पॉजिटिव है, अगर नेगेटिव होते तब भी क्या करते हैं, तब भी रिपेल करते हैं। और मान लो अगर पॉजिटिव और नेगेटिव होते तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ओके, अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं। अब और क्या चीज़, मान लो मैंने इनका क्या किया, मास फिक्स कर दिया, इसका मास m और इसका मास m। द्रव्यमान मैंने दोनों का क्या ले लिया, m ले लिया, ठीक है। चलिए अब फिर वही वापस एक को पकड़ लो, ये किधर भागेगा, उधर भागेगा। इसका मतलब इसमें क्या आएगा, एक्सेलरेशन आएगा। आगे बात समझ, यानी त्वरण आएगा, सीधी सी बात है।
क्योंकि वेग में परिवर्तन होगा। इस तरीके से इसको पकड़ लो, ये इस तरफ भागेगा, इसमें भी क्या आएगा, एक्सेलरेशन आएगा, और दोनों क्या होगा, सेम होगा। आ रही बात समझ में? अगर एक्सेलरेशन है, मास भी है, तो मास इंटू एक्सेलरेशन फोर्स। अरे यार सिंपल सी बात है ना, द्रव्यमान इंटू त्वरण क्या होता है, फोर्स ही तो होता है, यानी बल होता है। अब ये देखा गया कि दोनों ही फोर्स क्या निकल के बराबर निकल के आए। अरे क्यों? क्योंकि दोनों का मास सेम और एक्सेलरेशन भी सेम। तो प्रैक्टिकली देखा गया कि दोनों फोर्स की वैल्यू क्या आई, दोनों के फोर्स की मैग्नीट्यूड की वैल्यू सेम आई। ये लो, अरे बात समझ में? क्योंकि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है फोर्स, आपको पता ही है, ठीक है ना। मान लो कि अगर ये मेरे पास में एक चार्ज ये पॉजिटिव होता और ये मान लो नेगेटिव होता, तब देख इनकी डायरेक्शन क्या होती, ये इस तरफ आता और ये इस तरफ आता। अरे बात समझ में? तो यहाँ से कंक्लूजन निकल के आया, यहाँ से एक बात समझ में आई कूलम्ब भाई साहब को। वो ये बात समझ में आई कि जो फोर्स है वो लग रहा है क्या, दो डिफरेंट बॉडी पे। ध्यान रखना, चीजें दिमाग में रखना, मैं क्या क्या चीजें बोल रहा हूँ। फोर्स किस पे लग रहा है, दो डिफरेंट बॉडी पे लग रहा है, बिल्कुल सही है। और क्या लग रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। ये देख लो अपोजिट डायरेक्शन है, ये भी देख लो अपोजिट डायरेक्शन है। ये दोनों इस तरफ है, ये दोनों इस तरफ है, ये अपोजिट डायरेक्शन। दूसरा कंक्लूजन पता चल गया अपने को। तीसरी बात क्या पता चली कि दोनों का मैग्नीट्यूड भी क्या है, सेम है, ये भी हमको पता चल गया। अच्छा भाई, अब आगे बढ़ते हैं। तो इतना तो आपको समझ में आ गया होगा, ओके। अब बात करते हैं कि फोर्स के बारे में पता चल गया कि ये जो है वो इनका मैग्नीट्यूड भी सेम होता है। तो ये चीज़ देख के आपको एक चीज़ समझ में आ रही है, क्या ये किसी के जैसा ही हमने पढ़ा हुआ है, क्या ये हमने पहले पढ़ा है? याद करो, बिल्कुल ये हमने पढ़ा है 11th क्लास में, न्यूटन का थर्ड लॉ याद करो। न्यूटन का थर्ड लॉ क्या था, एक्शन रिएक्शन का रूल ही तो था, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। तो यहाँ पे यही है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज एक्शन रिएक्शन पेयर। अरे बात समझ में? यानी विद्युत बल क्या है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम के जैसा ही है। अरे बात समझ? वहाँ पे यही तो होता था, दो बॉडी है, दोनों पे फोर्स लगता था अपोजिट डायरेक्शन में, लेकिन क्या होता था, उनका मैग्नीट्यूड इक्वल होता था। तो यही उसी के जैसे ही तो है ना। वहाँ यही तो करते थे अपन, F12 इक्वल टू F21, ठीक है ना। और फिर साइन कौन सा लगा देते थे, माइनस का। ये माइनस साइन हमें क्या बताता था, डायरेक्शन बताता था फोर्स की, अपोजिट डायरेक्शन में। तो यहाँ से ये भी पता चला कि ये जो है वो न्यूटन थर्ड लॉ के जैसा है। आगे बात समझ में? इतना पता चल गया, आगे बढ़ते हैं। अच्छा भाई चलो, तो इतना तो समझ में आ गया हमें। अब एक चीज और, कि मैंने तो बोला कि हाँ दोनों का फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम होता है और इनकी डायरेक्शन भी क्या होती है, अपोजिट होती है। तो किसी ने कूलम्ब भाई साहब को पूछा कि क्या ऐसा हो सकता है क्या? ध्यान से देखना, ये चार्ज है Q1, ये चार्ज है Q2, ये चार्ज है Q2। उसने सोचा ऐसा, फोर्स सेम होना चाहिए, मैग्नीट्यूड सेम। चलो भाई, ये फोर्स इधर लग गया, ये फोर्स इधर लग गया, ये फोर्स और ये फोर्स। क्या उसने गलत सोचा? अपोजिट डायरेक्शन में भी है, मैग्नीट्यूड भी सेम है, तो बताइए क्या उसने गलत सोचा? सही सोचा, अपोजिट डायरेक्शन जैसा सोचा। लेकिन अभी भी एक चीज की यहाँ पे कमी है, यहाँ पे अभी भी एक चीज की कमी है। तो कूलम्ब भाई साहब ने क्या किया, इस रूल को, इस लॉ को और थोड़ा क्या किया, वेरीफाई किया, ठीक है ना। और उन्होंने ये बताया कि जो फोर्स की डायरेक्शन है वो होती है लाइन ज्वाइनिंग ऑफ टू चार्जेस। अरे बात समझ में? ये जो लाइन ज्वाइनिंग है इनकी, इसके अलोंग ही होती है। ये देखो मैंने यहाँ पे लिख दिया है, फोर्स इज इन द डायरेक्शन ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग ऑफ टू चार्जेस। यानी लगने वाला बल आवेशों को मिलाने वाली रेखा के क्या होता है, अनुदिशी होता है। अरे बात समझ में? तो इसका मतलब ये जो लाइन है, ये लाइन तो देखो फोर्स का लगेगा, इसी लाइन के अलोंग लगेगा। अरे बात समझ में? तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या होगा, लाइन ज्वाइनिंग ऑफ टू चार्जेस, ठीक है ना। दोनों चार्जेस को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होता है। अगली बात समझ में यहाँ तक? तो ये मुझे जो है वो फोर्स के बारे में जो बताना था, कैसे वगैरह क्या है। अब पढ़ते हैं हम लॉ को। हमारी बात समझ में? अब पढ़ते हैं हम लॉ को। तो देखो लॉ क्या है, ध्यान से देखना। कूलम्ब साहब ने क्या कहा कि दो चार्ज लिए, ठीक है ना, एक ये चार्ज Q1 और एक ये चार्ज मेरे पास में Q2, ठीक है। और दोनों को क्या किया, r डिस्टेंस पर रख दिया। अब दोनों ही चार्ज कौन सा है, पॉइंट चार्ज है। पॉइंट चार्ज मतलब बिंदु आवेश, अभी बताऊंगा मैं बिंदु आवेश क्या है, ठीक है ना। Q1 और Q2 ये चार्ज, और इनको क्या किया, r डिस्टेंस पर रख दिया। तो उन्होंने ये बताया कि जो फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इन दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट के मैग्नीट्यूड के प्रोपोर्शनल, है ना। इन दोनों चार्ज के गुणनफल के परिमाण के समानुपाती होता है, ठीक है। दूसरी चीज इन्होंने ये बताई कि जो फोर्स होगा
यहाँ से क्या पता चला, अगर चार्ज बढ़ाओगे तो फोर्स भी बढ़ेगा। सिंपल सी बात है ना, अगर किसी एक की वैल्यू बढ़ाते जाओ या दोनों की बढ़ाओ तो फोर्स क्या होगा, बढ़ेगा, सीधी सी बात है। और दूसरा ये बताया कि जो फोर्स होता है वो उनकी दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है उनकी डिस्टेंस के स्क्वायर के। आगे बात समझ में? चलिए, तो यही चीज जो है वो मैंने यहाँ पे लिखी है, ध्यान से देखो। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन, फोर्स अगर वो तो पता, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन मतलब वो डिपेंड करेगा कि चार्ज का जो नेचर है वो कैसा है, पॉजिटिव नेगेटिव है या पॉजिटिव पॉजिटिव है या नेगेटिव नेगेटिव है उस पर। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस। ये देखो मैंने क्या यहाँ पे दोनों का मैग्नीट्यूड ले लिया, ठीक है ना। यहाँ पे साइन की जरूरत नहीं है, यहाँ पे आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड लेना उनका, ठीक है ना। दोनों का क्या है, मल्टीप्लीकेशन। एंड सेकंड, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। आ रही बात समझ में? ये चीज मैंने यहाँ पे लिख ली। अब एक बात आ गई कि पॉइंट चार्ज का मीनिंग क्या है। ये पॉइंट यानी बिंदु आवेश हम किसलिए कहते हैं। एक चीज बता दूं मैं आपको, बिंदु आवेश की कोई फिक्स्ड डेफिनेशन नहीं है, ध्यान से सुनना। क्यों? बिंदु आवेश का मतलब होता है बहुत छोटे छोटे चार्जेस, ठीक है ना। मान लो, इसको समझने के लिए मैं आपको बताता हूँ। मान लो छोटे चार्ज है, ठीक है ना, वो जो है वो क्या रखे, कुछ डिस्टेंस पर रखे, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मेरे पास में कोई बड़ा सा, मैंने जो बॉडी ली है, या मेरे पास में कोई बड़ा सा कंडक्टर है, इतना बड़ा चार्ज है, दूसरा भी इतना बड़ा चार्ज है, तो क्या ये पॉइंट चार्ज है? हाँ, हो सकते हैं। कब? जब अगर आप इनको बहुत दूर से देखो। मान लो कि अगर आप, मैं यहाँ हूँ और आप वहाँ हो, वैसे दूरी तो बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है ना। हाँ, लेकिन रियलिटी में यही है कि अगर मान लो बहुत बड़े चार्ज है और अगर आप उनको जो है वो बहुत दूर से दिख रहे हो तो आपको कैसे दिखेंगे, बहुत छोटे छोटे दिखेंगे ना, सिंपल सी बात है। तो यही चीज़ बता रहा हूँ मैं कि पॉइंट चार्ज की कोई फिक्स डेफिनेशन नहीं है, ठीक है। और छोटे चार्ज है और मान लो अगर वो 1 मीटर पे भी रखे तो उनका मतलब उनके बीच में डिस्टेंस क्या है, फिर भी क्या, बहुत ज़्यादा है। तो ये चीज़ मैं आपको बताने जा रहा था। तो सिंपल है, 2 पॉइंट चार्जेस, और ये जो लॉ है वो किस पर लगता है, पॉइंट चार्जेस पे ही लगता है, ये ध्यान रखना ना। ये पॉइंट चार्जेस और ये कूलम्स लॉ से लिख लिया मैंने, ठीक है। ये मेरे पास में इक्वेशन नंबर 1, ये मेरे पास में इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब दोनों को क्या करते हैं अपन, अब दोनों को अपन क्या करते हैं, कंबाइन कर लेते हैं। तो देखो, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, तो देखो क्या होगा, F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब जब अपन यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो यहाँ पे कांस्टेंट निकल के आता है K, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। आगे बात समझ, वेयर के प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, या हम बोले इसको समानुपातिक नियतांक, हिंदी में क्या बोलेंगे, समानुपातिक नियतांक, समानुपातिक नियतांक, ठीक है। अब बात करते हैं, क्या k की कुछ वैल्यू होती है, बिल्कुल वैल्यू होती है, ठीक है ना। लेकिन k की वैल्यू डिपेंड करेगी मीडियम पे, कि जो दोनों चार्ज है वो कहाँ रखे हैं, एयर में रखे हैं या किसी ऑयल वाटर, जो भी, मतलब वो मीडियम हो जाएगा, कैरोसिन वगैरह जो भी है तो वो तो मीडियम हो जाएगा, ठीक है ना। तो k की बात कर लेते हैं। तो k इज इक्वल टू, अगर मैं एयर में बात करूं, अगर मैं एयर की बात करूं, ठीक है, या वैक्यूम की बात करूं, तो k की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। रट्टा मारना है, पहले बता रहा हूं, याद रखनी है आपको। सो k इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसकी वैल्यू जो है वो होती है 9 × 10⁹। क्लियर? याद रखनी है आपको, हमेशा याद रखनी है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, ठीक है। 9 × 10⁹। अब बात करते हैं इस k की यूनिट क्या होगी, k की यूनिट की बात करता हूँ मैं। तो देखो यहाँ से k की यूनिट निकालते हैं, k को मैं इधर रखता हूँ, इसको इधर शिफ्ट करता हूँ और इन दोनों को नीचे शिफ्ट करता हूँ, तो क्या आएगा, देखो F R² अपॉन Q1 और Q2। तो देखिए फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन। R क्या है, डिस्टेंस, डिस्टेंस किस में होती है, मीटर में, तो ये होगी मेरे पास में क्या, मीटर स्क्वायर। अरे बात समझ में। नाउ Q1 और Q2 चार्ज, चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलम, तो कूलम इंटू कूलम, कूलम स्क्वायर। तो ये जो वैल्यू होती है वो होती है किसके अंदर, SI सिस्टम में। अरे बात समझ में। k की मैं अभी जो है वो CGS यूनिट भी बताने जाऊंगा। तो ये जो है वो क्या है, k की वैल्यू किस में है, SI में, ठीक है ना। लिख लेता हूँ मैं, ठीक है, SI, ये k की वैल्यू कौन सी है, SI वैल्यू है, ठीक है ना। यहाँ तक क्लियर है। अब बात करते हैं इस एप्सिलॉन नॉट पर। तो ये क्या है, इसको पढ़ा जाता है क्या, एप्सिलॉन नॉट, और इसको बोलते हैं हम क्या, परमिटिविटी
परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम या एयर। अब हिंदी में बता देता हूं मैं, निर्वात या वायु की विद्युतशीलता, हिंदी में इसको ये बोलते हैं, ठीक है ना, याद रखना इस चीज को। क्लियर है? निर्वात या वायु की विद्युतशीलता, ठीक है। इसकी भी वैल्यू होती है, ये भी आपको क्या करनी है, याद रखनी है, 8.85 इंटू 10 की पावर -12। अब इसकी इकाई क्या होगी, इसकी यूनिट क्या होगी, तो ध्यान से देखो, इसको इधर शिफ्ट कर दो, या सिंपल सा है, इसकी जो यूनिट है उसकी उल्टी कर दो ना। देखो ये क्या है, इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो क्या करो सीधा इसका उल्टा, तो इसका मतलब इसकी यूनिट हो जाएगी कूलम स्क्वायर पर न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। आगे बात समझ में? तो ये निकल के आई इसकी क्या, सीजी सॉरी गलत बोल दिया मैंने यहाँ पे, ये क्या है, एप्सिलॉन नॉट, यानी परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम या एयर, जिसकी वैल्यू ये होती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि के की वैल्यू सीजीएस सिस्टम में क्या होती है, ठीक है ना। तो ये इतना सा फटाफट नोट कर लो, वीडियो को पॉज करो और फटाफट नोट करो, ठीक है। चलो कर लिया नोट, आगे बढ़ते हैं। चलिए अब देखो, के की वैल्यू जो थी वो मेरे पास में क्या निकल के आई, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 9 × 9 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। अब बात करते हैं इसकी सीजीएस वैल्यू की, ठीक है ना, इसकी हम बात करते हैं, अब सीजीएस वैल्यू की बात करते हैं, ठीक है। तो देखो सीजीएस वैल्यू क्या होगी, तो ध्यान से देखना, ये तो के है, ये 9 × 10 की पावर 9। अब ध्यान से सुनना, न्यूटन 1 न्यूटन इक्वल टू कितना होता है सीजीएस में, आपने पढ़ा 11th में, 1 न्यूटन कितना होता है, 10 की पावर 5 डायन, सीधी सी बात है, 1 न्यूटन क्या होता है, 10 की पावर 5 डायन। क्लियर यहाँ तक? नाउ मीटर को सीजीएस में क्या लिखते हैं, सेंटीमीटर कितना हो जाएगा, 100 सेंटीमीटर, और ये फिर स्क्वायर डिवाइडेड बाय कूलम। अब कूलम की यहाँ पे कौन सी यूनिट लेंगे, ईएसयू या ईएमयू, यहाँ पे लेंगे कौन से, अपन ईएसयू लेंगे, बिकॉज अपन क्या पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक ही तो पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तो पढ़ नहीं रहे, तो यहाँ पे कौन सी यूज करेंगे, अपन इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट यूज करेंगे। तो वो मैंने आपको बताई थी कितनी होती है, 3 × 10 की पावर 9 ESU, यही बताई थी मैंने, का होल स्क्वायर। चलिए भाई अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ तो समझ में आ गया, K इक्वल टू, ध्यान से देखना, ये 3 का स्क्वायर होगा तो कितना होगा, 9 होगा, तो क्या ये 9 से ये कट जाएगा, सीधी सी बात है। अब ऊपर देखो कितना है, ये 10 की पावर 5, ये 10 की पावर 9, तो देखो कितनी होगी, 10 की पावर 14, सिंपल सी बात है। यहाँ देखो 10 का क्या स्क्वायर है, फिर मतलब यहाँ 100 है ना, 10 की पावर 2 उसका स्क्वायर करो, 10 की पावर 4 हो जाएगा, तो ये कितना होता है, 14 + 4 18, ठीक है। नीचे देखो 9 का स्क्वायर कर दो, सॉरी 9 को इससे मल्टीप्लाई कर दो 2 से, कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, ऊपर भी 18 नीचे भी 18, तो सारी वैल्यूज क्या हो गई, कट गई, देख लो। फिर भी समझ नहीं आया तो एक बार वापस वीडियो को बैक करके जरूर देखना, ठीक है ना। ये 3 का स्क्वायर जो है वो 9 हो गया, ये कट गया, ठीक है ना। और फिर उसके बाद में 10 की पावर 5 और ये 9 कितना हो गया, 14, और यहाँ से कितना हो गया, ये 4, और 4 + 4 14, और यहाँ से 9 को मल्टीप्लाई कर दो 2 से, कितना हो गया 18, तो 18 से 18 कर लें, तो इसका मतलब ये की वैल्यू जो है वो सीजीएस में होती है 1 डायन सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन ESU स्क्वायर। आगे बात समझ में, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो K की वैल्यू के बारे में हमने जो है वो इतना तो पढ़ लिया, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो है वो आपको याद रखनी है, K की वैल्यू, ठीक है ना। और ये तो हो गई SI में 9 × 10 की पावर 9, और फिर उसके बाद में K की वैल्यू सीजीएस में 1 डायन सेंटीमीटर स्क्वायर फॉर ESU स्क्वायर। क्लियर? तो यहाँ तक नोट करिए, फिर मैं जो है वो आगे बढ़ता हूँ। और हिंदी वालों को बता दूं, ये वैसे ही जो लॉ वापस एक बार पढ़ देता हूँ। दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य कार्य करने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके मध्य के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। तो आपको ये लॉ है, याद रखना पड़ेगा, नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं, कूलम्ब्स लॉ को और थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए जो फॉर्मूला निकल के आया वो मेरे पास में क्या आया, F = K Q1 Q2 अपॉन R²।
ठीक है। और इस तरीके से k की वैल्यू मैंने अभी आपको बताई क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये किसके लिए है? फॉर एयर, ठीक है ना, या वैक्यूम, हवा या निर्वात के लिए, ये फॉर्मूला है, ठीक है ना। अब अगर अपन बात करें किसी मीडियम के लिए, फॉर एनी मीडियम, फॉर एनी मीडियम, तो देखिए एनी मीडियम के लिए क्या होगा, तो मीडियम के लिए तो फोर्स चेंज हो जाएगा। मैंने पहले बताया कि जो k की वैल्यू है वो डिपेंड करेगी किस पे, मीडियम पे डिपेंड करेगी। आ रही बात समझ में, यानी माध्यम पे डिपेंड करेगी। तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो एप्सिलॉन नॉट तो मैंने आपको बता दिया था, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम यानी निर्वात की विद्युतशीलता, तो इसको बोलते हैं अपन एप्सिलॉन। और एप्सिलॉन क्या है? परमिटिविटी ऑफ मीडियम यानी माध्यम की विद्युतशीलता, यानी माध्यम की विद्युतशीलता। क्लियर है यहाँ तक? माध्यम की विद्युतशीलता। नाउ इसको इक्वेशन 1 दे देते हैं, इसको इक्वेशन जो है वो 2 दे देते हैं, ठीक है। अब दोनों इक्वेशन को क्या करता हूँ मैं, डिवाइड कर देता हूँ, ठीक है ना। तो देखो क्या हो जाएगा, F/Fm इज इक्वल टू, देखो जब मैं इसको इससे डिवाइड करूंगा तो Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर से Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर कट जाएगा, 1/4 पाई से 1/4 पाई कट जाएगा ये, और फिर क्या बचेगा अपने पास में, ये दो क्वांटिटी बचेगी, तो ये क्या चली जाएगी, ऊपर चली जाएगी और ये नीचे हो जाएगी। नहीं आया समझ में? वापस देखो, क्या लिख लेता हूँ मैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो देखो ये चीज़ तो कट गई, 1/4 पाई से 1/4 पाई कट गया, एप्सिलॉन का चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। सो F/Fm इज इक्वल टू, ये हो जाएगा मेरे पास में एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। आगे बात समझ में, ये F क्या है, फोर्स किसमें, एयर में, ये क्या है, किसी मीडियम के लिए फोर्स। नाउ इस रेशियो को हम बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी, याद रखना इस चीज को। और कभी कभी इस चीज को बोला जाता है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इसको मैं कैपिटल के से लिख रहा हूँ, ध्यान से देखना, इस के और इस के में फर्क है। ये जो है वो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, यानी ये कूलम कांस्टेंट है, और ये क्या है, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, हिंदी में बोलते हैं परावैद्युतांक, ठीक है। तो ये तो हो गया मेरे पास में क्या, रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी, यानी कि कहा जाए तो अपेक्षिक विद्युतशीलता, अपेक्षिक विद्युतशीलता। और के को बोलते हैं हम क्या, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है। हिंदी में बोलते हैं परावैद्युतांक, परावैद्युतांक, ठीक है। अब क्या होता है परावैद्युतांक, ये जो है वो ये होता है, बताता हूँ मैं, परावैद्युतांक या रिलेटिव परमिटिविटी, यानी इससे मैं अगर इससे कंपेयर करूँ तो रिलेटिव परमिटिविटी क्या निकल के आई, F/Fm, सीधी सी बात है। यानी ये फोर्स क्या है, मतलब कि रिलेटिव परमिटिविटी क्या है, रेशियो है किस चीज का, फोर्स ऑन चार्जेस, फोर्स बिटवीन चार्जेस इन एयर टू फोर्स बिटवीन चार्जेस इन मीडियम। यानी कि सिंपल सी बात है कि आपके पास में जो है वो चार्ज एयर में रखा है, फिर उसके बाद मीडियम में रखा है, उनका जो रेशियो है वो क्या कहलाता है, रिलेटिव परमिटिविटी कहलाता है। आगे बात समझ में। और ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू भी जो है वो फिक्स होती है। आपके लिए जो यूज आएगी वो सिंपली बता रहा हूँ मैं, एयर के लिए आएगी, ठीक है ना। तो वैल्यू की बात कर लेते हैं, ठीक है ना। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है, तो वो मैं बता दूँ, फॉर एयर, हवा के लिए जो k की वैल्यू होती है वो होती है 1, इस k की बात कर रहा हूँ, है ना, ठीक है ना, ये एप्सिलॉन आर। और बात करें हम फॉर कंडक्टर, कंडक्टर के लिए जो होती है वो k की वैल्यू वो होती है क्या, इनफाइनाइट। तो कंडक्टर के लिए क्या होती है, इनफाइनाइट होती है। आगे बात समझ में, ये चीज याद रखना आप इस चीज को, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक तो आपको जो है वो समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब बात करते हैं हम कि अगर मान लो कंडक्टिंग मीडियम है, मान लो अगर कंडक्टिंग मीडियम है तो वहां पे फोर्स कितना लगता है दोनों चार्जेस पे, वो भी देखते हैं हम। तो ध्यान से देखो, कंडक्टिंग मीडियम की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है ना, कंडक्टिंग मीडियम की बात कर रहा हूं। तो देखो ये तो अभी मैंने निकाल लिया, F/Fm इज इक्वल टू क्या है, K है, या एप्सिलॉन आर है, एक ही बात है, ठीक है ना।
और मैंने अभी बताया फॉर कंडक्टिंग मीडियम, ठीक है ना, ये किसके लिए बात कर रहा हूँ मैं, चलो इसको ऐसे लिख लेते हैं, चलो फॉर कंडक्टिंग मीडियम। कंडक्टर का मतलब समझते हो ना, चालक, ठीक है ना, कंडक्टिंग मीडियम। तो वहां पे तो के पता है हमें क्या है, इन्फिनिट, और ये के इक्वल ही, ध्यान रखना। तो क्या होगा, अब हमें फोर्स पता करना है, इसको इधर शिफ्ट कर दो, इसको इधर लेके आ जाओ, तो एफ एम इज इक्वल टू मेरे पास में जाएगा एफ अपॉन एप्सिलॉन आर, और एप्सिलॉन आर के ही है, ध्यान रखना। तो इसका मतलब एफ अपॉन ये क्या, इन्फिनिट, मैंने पहले बता दिया। और जब अगर इन्फिनिट नीचे आ जाता है तो वैल्यू क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। तो इसका मतलब ध्यान रखना, किसी भी कंडक्टिंग मीडियम में दोनों चार्जेस पे जो फोर्स लगता है वो क्या लगता है, जीरो होता है। अगली बात समझ में। तो आज की क्लास में बस इतना ही।